मतलब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर कोई खेल चल रहा है। मैदान में खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहे हैं, स्टेडियम एकदम खचाखच भरा है, हर तरफ भारी शोर है। लेकिन लेकिन अचानक कुछ अजीब हो जाता है ना? बिल्कुल। तभी पता चलता है कि भाई इस खेल के तो कोई नियम ही नहीं है, या फिर हालात इससे भी ज्यादा बुरे हैं। नियम तो हैं, लेकिन खेल के बीच में ही जो सबसे ताकतवर खिलाड़ी है वो अपनी मर्जी से जब चाहे सीटी बजाकर नियमों को बदल देता है। हम्म तो ऐसे में तो वो खेल खेल रहेगा ही नहीं, वो तो पूरी तरह से एक अराजकता बन जाएगा। वही तो, ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी स्थिति में कोई भी खेल निष्पक्ष हो सकता है? क्या कोई भी कमजोर खिलाड़ी ऐसे मैदान में उतरने की हिम्मत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और सच कहूं तो एक देश का संचालन भी बिना नियमों के बिल्कुल इसी तरह के अराजक खेल जैसा ही होता है। एकदम सही तुलना है ये। बिना नियमों के कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। और इसीलिए आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक राजनीति। और मैं बता दूं कि हमारे पास जो स्रोत हैं वे एसएससी, यूपीएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजाइन की गई एक प्रीमियम एजुकेशनल गाइड से लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ तारीखों या अनुच्छेदों को रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब किसी भी समाज को एक सर्वोच्च नियम पुस्तिका की जरूरत आखिर होती क्यों है। एकदम सही। और साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत के जो दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच इसे कैसे गढ़ा। मैं तो इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हूं। और आपकी वो जो बिना नियमों वाले खेल की तुलना थी ना, वो इस विषय की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सटीक है। क्योंकि देखिए, जब भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही मोटी, उबाऊ सी कानूनी किताब की छवि उभर कर आती है। हाँ, ऐसा लगता है कि जिसे सिर्फ वकील या जज ही समझ सकते हैं। आम इंसान के तो ऊपर से निकल जाएगी बात। बिल्कुल, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये उस भरोसे की नींव है जिस पर कोई भी पूरा देश खड़ा होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो संविधान उन बुनियादी और सर्वोच्च लिखित नियमों का एक समूह है जिसका पालन देश के नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना होता है। मतलब ये सिर्फ जनता के लिए नहीं है, सरकार भी इससे बंधी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि सरकार कैसे बनेगी, बल्कि ये सरकार की शक्तियों पर एक ब्रेक भी लगाता है। ये साफ साफ बताता है कि सरकार की सीमाएं क्या होंगी। और सबसे अहम बात, एक विविधता से भरे समाज में जहां अलग अलग धर्म, जाति या भाषा के लोग रहते हों, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जिसके बिना अलग-अलग विचारों वाले लोग एक साथ शांति से रह ही नहीं सकते। तो इस भरोसे और इन नियमों की अहमियत को समझने के लिए क्यों ना हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटें जहां वास्तव में एक देश ने दशकों तक बिना निष्पक्ष नियमों के भारी पीड़ा झेली है। आप दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा किया और उसे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन वहां जो व्यवस्था थोपी गई वो सिर्फ एक आम औपनिवेशिक गुलामी नहीं थी। नहीं, वो उससे कई ज्यादा भयानक थी। बिल्कुल। वहां रंग भेद यानी अपार्थाइड की एक बेहद क्रूर और पूरी तरह से व्यवस्थागत नीति लागू की गई। मतलब त्वचा के रंग के आधार पर पूरे समाज को ही बांट दिया गया। और ये विभाजन इतना गहरा और भयानक था कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग-अलग बस्तियां कर दी गईं, स्कूल अलग, अस्पताल अलग। अरे यहाँ तक कि समुद्र तट और सार्वजनिक शौचालय तक अलग अलग कर दिए गए थे। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्वेत लोगों का अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अश्वेत नागरिकों को उनके हर एक बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा पेच है। मतलब एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में जब ये रंगभेद लागू था तब वहाँ अदालतें भी तो थीं, पुलिस भी थी और नियम कायदे भी थे जो उस गोरी सरकार ने ही बनाए थे। हाँ, कानूनी ढांचा तो वहाँ मौजूद था। तो अगर सिर्फ नियमों का होना ही सब कुछ है तो दक्षिण अफ्रीका में भी तो रूल ऑफ लॉ था। लेकिन इससे ये साफ साबित होता है कि किसी देश को चलाने के लिए महज नियम होना काफी नहीं है। नियम तो कोई तानाशाह भी बना सकता है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब का नाम नहीं है, उसे निष्पक्ष और समान नियमों की किताब होना चाहिए। अगर कानून सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुंचाने और दूसरे को कुचलने के लिए बनाए गए हैं तो वो संविधान नहीं है।
बिल्कुल, वो तो बस दमन का एक सुव्यवस्थित उपकरण बनकर रह जाता है। सही कहा आपने। रंगभेद के दौरान जो कुछ भी हो रहा था वो गोरी सरकार की किताबों के हिसाब से पूरी तरह से लीगल या वैध था, लेकिन न्यायपूर्ण वो बिल्कुल नहीं था। और दक्षिण अफ्रीका की कहानी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि वहां दमन हुआ। तो फिर असली सबक क्या है? असली सबक ये है कि वो दमन खत्म कैसे हुआ। देखिए, 1950 के दशक से ही अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, जिसे एएनसी कहा जाता है, उसके झंडे तले लोगों ने एकजुट होकर इस रंगभेद के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। इस संघर्ष में कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया। और इसी संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे नेल्सन मंडेला। बिल्कुल। और जब मंडेला का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उस गोरी सरकार ने उन्हें 1964 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मतलब आप सोचिए, एक व्यक्ति अपने जीवन के 28 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, बाप रे, 28 साल? इसलिए बिता देता है क्योंकि वो अपने ही देश में इंसानों की तरह जीने का अधिकार मांग रहा था। खैर, दशकों के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अंततः जब गोरी सरकार को झुकना पड़ा तो मंडेला की रिहाई हुई। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका किसी भयानक गृह युद्ध में जलकर खाक हो जाएगा। सबको लगा था कि अश्वेत लोग अब श्वेत लोगों से बदला लेंगे। यही तो चमत्कार था। उन्होंने प्रतिशोध का रास्ता नहीं चुना। 26 अप्रैल 1994 को जब दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक गणराज्य बना तो दोनों पक्षों ने, जिन्होंने दमन किया और जिन्होंने सहा, दोनों ने एक साथ बैठकर एक नया संविधान लिखा। एक इंद्रधनुषी समाज यानी रेनबो नेशन बनाने का फैसला किया। बिल्कुल, जहां गोरे और काले दोनों को समान अधिकार मिले। और ये शांतिपूर्ण समझौता, ये नया संविधान ही वो गोंद था जिसने उस देश को टूटने से बचा लिया। ये कहानी हमेशा प्रेरणा देती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को अपना ये न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक संविधान पाने में 1994 तक का लंबा समय लग गया। बहुत खून खराबा देखना पड़ा उन्हें। अब अगर हम यहाँ से भारतीय संदर्भ की ओर रुख करें तो कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। हाँ, भारत की कहानी थोड़ी अलग और बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रूपरेखा है वो आज़ादी मिलने के बाद नहीं, बल्कि आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही तैयार कर ली थी। ये तथ्य बहुतों को हैरान कर सकता है कि भारतीय संविधान किसी बंद कमरे में कुछ वकीलों द्वारा रातों रात नहीं लिखा गया था। इसके बीज तो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। जी हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने मिलकर भारत के संविधान का पहला विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। मतलब 1928 का वो समय, अगर हम उस दौर के वैश्विक और राजनीतिक हालात को देखें तो ये कोई साधारण बात बिल्कुल नहीं थी। उस समय भारत पर ब्रिटिश राज पूरी तरह से हावी था। और अंग्रेज तो पूरी दुनिया में यही गाते फिरते थे कि भारतीय लोग अनपढ़ हैं। बिल्कुल, वे लगातार यही तर्क देते थे कि भारतीय लोग धर्म और जातियों में बुरी तरह बटे हुए हैं और वे खुद पर शासन करने के काबिल ही नहीं हैं। उनका कहना था कि अगर हम ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो भारत आपस में लड़कट कर खत्म हो जाएगा। और ऐसे दमघोटू माहौल में 1928 में अपना खुद का संविधान ड्राफ्ट कर लेना, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। एकदम सही। और इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें ये सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि जब भी स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा तो उसकी बुनियादी शक्ल कैसी होगी। और पता है, इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं में 1928 के ड्राफ्ट और 1931 के अधिवेशन में जो बातें तय की गईं, वो उस समय के हिसाब से सच में अविश्वसनीय थीं। इनमें सबसे प्रमुख बात थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। हाँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कितना भी गरीब हो या बिल्कुल अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसे वोट देने का अधिकार होगा। अब आप सोचिए, 1920 और 30 के दशक में जब दुनिया के कई बड़े और तथाकथित विकसित पश्चिमी देशों में भी महिलाओं या गरीबों को पूरी तरह से वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। हाँ, पश्चिमी देशों में भी बहुत बाद में जाके ये अधिकार मिले। तो उस दौर में भारत जैसे गुलाम और आर्थिक रूप से पिछड़े देश में ये घोषणा करना, ये तो मुझे किसी अजूबे से कम नहीं लगता। क्या ये हमारे नेताओं का महज एक अत्यधिक आशावाद था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी रणनीति छिपी थी? देखिए, ये आशावाद से कहीं बढ़कर एक बहुत ही सोची समझी और जमीनी रणनीति थी।
स्वतंत्रता आंदोलन को मुट्ठी भर पढ़े लिखे वकीलों के ड्राइंग रूम से निकालकर असल में गांव और किसानों तक ले जाना था। आंदोलन को जन आंदोलन बनाना था। बिल्कुल। अगर एक ऐसे देश को आज़ादी के लिए एकजुट करना है जो सदियों से ऊंच नीच, छुआछूत और जमींदारी प्रथा की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा रहा हो, तो उन करोड़ों दबे कुचले लोगों को एक ऐसा विजन देना बहुत जरूरी था जो उन्हें ये महसूस कराए कि आने वाला देश उनका अपना होगा। सही बात है। जब एक भूमिहीन किसान को यह बताया गया होगा कि आजाद भारत में उसके वोट की कीमत भी बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी एक बड़े महाराजा के वोट की, तो जाहिर है वो इस आंदोलन से दिल से जुड़ गया होगा। एकदम। और इसके अलावा एक और बात जिसने बहुत मदद की, वो थी औपनिवेशिक काल के दौरान संस्थाओं को चलाने का अनुभव। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उनमें भारतीय नेताओं ने हिस्सा लिया था। हाँ, 1937 के वो चुनाव। सरकार कैसे काम करती है, बजट कैसे पास होता है, कानून कैसे बनते हैं, इन सब का जो व्यावहारिक अनुभव वहां से मिला ना, उसने भविष्य के संविधान निर्माण के लिए एक तरह से बहुत बड़ी इंटर्नशिप का काम किया। बहुत ही शानदार शब्द इस्तेमाल किया आपने, इंटर्नशिप। तो ये कह सकते हैं कि जमीन पूरी तरह तैयार थी, विजन बिल्कुल साफ था कि भारत को एक लोकतांत्रिक और समान अधिकारों वाला देश ही बनना है। लेकिन जब लागू करने का समय आया तो हालात बिगड़ गया। जी हाँ, जब अंततः 1946 में इस विजन को जमीन पर उतारने का समय आया तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ऐतिहासिक चुनाव हुए और दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई। सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। लेकिन तभी 1947 का वो भयानक दौर आ गया, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी। देश का बंटवारा हो गया और इस बंटवारे ने उस संविधान सभा को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अब भारतीय संविधान सभा में केवल 299 सदस्य ही रह गए थे। विभाजन की वो विभीषिका तो इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। हर तरफ बस अविश्वास, दंगे, हिंसा और एक बहुत ही गहरी पीड़ा का माहौल था। लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे, अपने घर छोड़ रहे थे। और अब जरा उस चुनौती के बारे में सोचिए। मतलब एक तरफ पूरा देश जल रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के एक हॉल में 299 लोग बैठकर एक ऐसा दस्तावेज लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाली सदियों तक इस टूटे हुए देश को एकजुट रख सके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और ये सभा कोई एक जैसी सोच रखने वाले लोगों का क्लब भी नहीं था। इसमें समाज के हर वर्ग, हर विचारधारा के लोग शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इन सभी अलग-अलग आवाजों को एक साथ कैसे लाया जाए। मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया किसी यूनिवर्सिटी के एक बेहद जटिल ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह लगती है। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हर छात्र अलग-अलग विषय का धुरंधर विशेषज्ञ है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? कोई पक्का समाजवादी है जो चाहता है कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में ही हो। कोई सफल उद्योगपति है जो एकदम मुक्त बाजार चाहता है। कोई धर्म का गांधा है तो कोई महिलाओं के अधिकारों का पैरोकार है। और उन सबको मिलकर एक ही फाइनल थीसिस लिखनी है। और वो भी तब जब बाहर पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भयानक आग लगी हुई हो और दंगे हो रहे हो। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने आपस में तालमेल आखिर बिठाया कैसे होगा। सच में। और इस ग्रुप प्रोजेक्ट का असली जादू यही था कि इसमें इतने विरोधों के बीच भी सहमति खोजना सिखाया गया। और इस सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों का जो व्यक्तिगत योगदान है वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उदाहरण के लिए चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही लेते हैं। हाँ, उनका विजन तो बहुत अहम था। बिल्कुल। उनका दृष्टिकोण बेहद व्यापक और समाजवादी था। उन्होंने ही संविधान सभा में वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था जिसने पूरे संविधान के मूल दर्शन की एक मजबूत नींव रखी। और उनका वो भाषण भी तो था, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया वो प्रसिद्ध भाषण, नियति के साथ साक्षात्कार या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जब सारी दुनिया सोती होगी तब भारत नए जीवन और आजादी के साथ जागेगा। ये कोई साधारण भाषण नहीं था। ये उस जलते हुए देश को, उन निराश लोगों को एक उम्मीद देने की बहुत बड़ी कोशिश थी। लेकिन सिर्फ उम्मीदों और समाजवादी आदर्शों से तो कोई देश नहीं चल सकता ना। बिल्कुल नहीं। एक देश को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, उद्योग चाहिए, पैसा चाहिए।
और शायद इसीलिए इस सभा में टीटी कृष्णामाचारी जैसे लोग भी मौजूद थे। एकदम सही पकड़ा आपने। टीटी कृष्णामाचारी एक बहुत ही सफल उद्यमी थे और साथ ही कांग्रेस के प्रमुख नेता भी। प्रारूप समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में संविधान के जो आर्थिक और वित्तीय पहलू थे उनको आकार देने में उनकी भूमिका बहुत ही अहम रही। मतलब जहां एक तरफ नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ था, वहीं कृष्णामाचारी जैसे लोग ये सुनिश्चित कर रहे थे कि देश का आर्थिक ढांचा हवा हवाई ना हो बल्कि व्यावहारिक हो। हाँ, वे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने थे। ये साफ दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माता केवल ख्याली पुलाव नहीं पका रहे थे, वो जमीनी आर्थिक हकीकतों को भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। और इन आर्थिक और राजनीतिक बहसों के बीच उस समय जो सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा था वो था धर्म का, क्योंकि विभाजन तो धर्म के नाम पर ही हो रहा था ना। ऐसे बेहद तनावपूर्ण माहौल में अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत का वहां होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, वे अरबी भाषा और धर्मशास्त्रों के महान विद्वान थे, लेकिन सबसे खास बात जो उनके बारे में थी वो ये कि वे मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के बहुत कड़े विरोधी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के विभाजन का हमेशा पुरजोर विरोध किया था। जी, और एक महान शिक्षाविद होने के नाते वे बाद में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। उनकी उस सभा में उपस्थिति ने ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता की नींव को और ज्यादा मजबूत कर दिया। और सिर्फ धर्म या अर्थव्यवस्था ही क्यों, आधी आबादी यानी महिलाओं की आवाज को भी वहां पूरी मजबूती से उठाया गया था। सरोजनी नायडू का जिक्र करना तो यहां बनता ही है। बेशक, जिन्हें हम भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, वे सभा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। वे सिर्फ एक महान कवयित्री ही नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही प्रखर राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। और जरा सोचिए, जब एक गहरे पितृसत्तात्मक समाज के लिए नियम बन रहे थे, तब उन्होंने संविधान निर्माण में महिला दृष्टिकोण का कितना सशक्त प्रतिनिधित्व किया होगा। महिलाओं के अधिकारों और पूर्ण समानता को सुनिश्चित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आपको पता ही होगा, वे बाद में उत्तर प्रदेश की और इस तरह स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। तो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इन सभी दूरदर्शी नेताओं ने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया, उनकी कमियों को परखा और 3 साल की लंबी थका देने वाली बहसों के बाद उन चीजों को भारत के अनुकूल ढाला भी। बिल्कुल। और इतने सारे अलग अलग विचारों, इतनी भारी बहस और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बीच से गुजरने के बाद अंततः इस विशाल ग्रुप प्रोजेक्ट का परिणाम सामने आ ही गया। 26 नवंबर 1949 को। जी, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू यानी इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अब जब कोई भी इंसान इस पूरी मोटी और भारी किताब को देखता है तो मन में यही सवाल आता है कि भाई इसका असली निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है, यही ना? हाँ, और इसका सबसे खूबसूरत जवाब यह है कि इसका निचोड़ इसकी शुरुआत में ही महज एक पन्ने में दे दिया गया है, जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे प्रियम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना वास्तव में पूरे संविधान की आत्मा है। ये वो आईना है जिसमें हमारे लोकतंत्र का मूल दर्शन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये उन बुनियादी मूल्यों की घोषणा करती है जिन पर ये पूरा राष्ट्र खड़ा है। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे महज सजावट के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर शब्द के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। जैसे कि पहला ही शब्द ले लीजिए, प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन। 200 साल की गुलामी के बाद ये शब्द लिखना तो सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के आंतरिक या बाहरी फैसले लेने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो केवल और केवल भारत के लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार के पास है। अब कोई भी विदेशी ताकत या साम्राज्य भारत को ये आदेश नहीं दे सकता कि उसे क्या करना है या क्या नहीं। इसके बाद एक और बहुत भारी शब्द आता है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इस शब्द का अर्थ ये है कि देश में जो भी संपत्ति या संसाधन पैदा होते हैं वे किसी एक व्यक्ति या समूह की जागीर नहीं है, वे समाज में उत्पन्न होते हैं और उनका बंटवारा इस तरह होना चाहिए कि समाज में जो भयंकर आर्थिक असमानता है वो कम हो सके। मतलब सरकार का काम गरीब और अमीर के बीच की उस गहरी खाई को पाटना है। एकदम सही। और फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। ये शब्द तो भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए ऑक्सीजन की तरह है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य का यानी भारत सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है,
सरकार की नजरों में सभी धर्म एक समान है और हर नागरिक को अपने तरीके से ईश्वर को मानने या ना मानने की पूरी आजादी है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द है गणराज्य या रिपब्लिक। बिल्कुल। अब देखिए, अक्सर लोग लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन गणराज्य का एक खास मतलब होता है। इसका मतलब है कि हमारे देश में शासन का जो सबसे बड़ा प्रमुख होगा, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, वो हमेशा जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति ही होगा। ये पद किसी राजा महाराजा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म के आधार पर किसी एक परिवार को नहीं मिलेगा। भारत में राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और इन्हीं शब्दों के साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे लोकतंत्र के मूल मंत्र बन गए। लेकिन यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की सच में दाद देनी होगी। वे जानते थे कि दुनिया बदलती है, तकनीक बदलती है, समाज की सोच बदलती है। इसीलिए उन्होंने इस किताब को कोई जड़ या पत्थर पर लिखी लकीर नहीं बनाया जिसे तभी बदला ही ना जा सके। हाँ, उन्होंने इसमें संविधान संशोधन या अमेंडमेंट का प्रावधान रखा, यानी समय और परिस्थितियों के साथ इसमें बदलाव करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन यहीं से एक बहुत ही दार्शनिक और जटिल सवाल पैदा होता है। अगर प्रस्तावना इस संविधान की आत्मा है और दूसरी तरफ संविधान में संशोधन या बदलाव किए जा सकते हैं, तो क्या एक आत्मा को बदला जा सकता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये कैसे सुनिश्चित होता है कि समय के साथ नई ज़रूरतें पूरी करते करते, कानूनों में बदलाव करते करते कहीं ऐसा ना हो कि ये दस्तावेज अपनी मूल पहचान, अपनी उसी आत्मा को ही खो दे? देखिए, ये कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है और भारतीय न्यायपालिका ने भी लंबे समय तक इस सवाल का सामना किया है। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं तो? इसे एक इमारत के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी घर की दीवारों का रंग बदला जा सकता है, नई खिड़कियां लगाई जा सकती हैं, छतों की मरम्मत की जा सकती है। यही सब संशोधन या अमेंडमेंट है। ठीक है। लेकिन कोई भी उस घर की बुनियाद यानी फाउंडेशन को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर बुनियाद हिली तो पूरा घर ही गिर जाएगा ना। संशोधन की शक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी सरकार संसद में बहुमत का फायदा उठाकर संविधान के मूल ढांचे या उसकी आत्मा को ही नष्ट कर दे। मतलब लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये वो बुनियादी मूल्य हैं जिन्हें किसी भी संशोधन के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यही वो अद्भुत संतुलन है जो इस दस्तावेज को एक जीवंत दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। ये समय के साथ बढ़ता है, विकसित होता है, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा मजबूती से जुड़ा रहता है। क्या बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने इतिहास की सच में एक बहुत ही लंबी और रोमांचक यात्रा तय की है। बिना नियमों वाले एक अराजक खेल के उदाहरण से शुरू करके हमने देखा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जैसी क्रूर व्यवस्था को एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण संविधान के जरिए खत्म किया गया। और वहां से ये बात भी साबित हुई कि महज कानून होने और न्यायपूर्ण कानून होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी, और फिर हमने भारतीय संविधान के उस अतुलनीय सफर को समझा, जिसके बीज 1928 के ड्राफ्ट में ही बो दिए गए थे। हमने देखा कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं वाले लोगों ने विभाजन की भयानक त्रासदी के बीच एक कमरे में बैठकर भारत के भरोसे की वो नींव रखी। और इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षों का अगर एक अंतिम सार निकाला जाए ना, तो महान नेता नेल्सन मंडेला का वो शक्तिशाली विचार बहुत प्रासंगिक हो जाता है। कौन सा विचार? उन्होंने कहा था, शिक्षा ही वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। और मुझे लगता है कि संविधान और उसके पीछे के जो संघर्ष हैं, उनका अध्ययन करना भी उसी शिक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब तक किसी देश के नागरिक अपने इतिहास, अपने अधिकारों और उन अधिकारों को पाने के लिए चुकाई गई भारी कीमत के प्रति शिक्षित नहीं होंगे, तब तक केवल एक नियम पुस्तिका उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं दिला सकती। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। हम इतनी देर से जिस संविधान की बात कर रहे हैं, अगर उसे भौतिक रूप में देखा जाए तो वो सिर्फ कागज पर छपे हुए कुछ पन्नों का पुलिंदा ही तो है,
उन पन्नों में अपने आप में कोई जादुई ताकत तो नहीं है जो अचानक उठकर किसी की रक्षा कर सके। बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत तो उन नागरिकों के दिलों में बसती है जो इन नियमों पर भरोसा करते हैं, जो इन लोकतांत्रिक मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। अब यह विचार किसी को भी झकझोर सकता है कि अगर कल को कोई नई पीढ़ी उन सारे संघर्षों को भूल जाए, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के उस दर्द को भूल जाए, या 1947 के विभाजन की उस विभीषिका को ही भूल जाएं, जिनके कारण ये निष्पक्ष नियम बनाए गए थे, तो फिर क्या होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वास्तव में ये कागज की किताब लोगों की रक्षा करती है, या फिर असलियत ये है कि हर नई पीढ़ी को एकजुट होकर इस कागज के आदर्शों की रक्षा करनी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नागरिक को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए और इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। खैर, आज की हमारी इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।